जय हिंद बच्चों। कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के चौथे पाठ गुली डंडा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके इस पाठ का शीर्षक है गुली डंडा और यह पाठ जो है, यह कहानी जो है, यह प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बच्चों, यह जो कहानी है वह बचपन की स्मृतियों मतलब बचपन की यादों का स्मरण कराती है। स्मरण मतलब याद दिलाती है। बच्चों, बचपन का जो जीवन होता है ना, उसे स्वर्णिम काल माना जाता है। स्वर्णिम मतलब स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, तो सोने के समान चमकीला और सुंदर और प्रीसियस मतलब महंगा, कीमती माना जाता है। बच्चों, उस समय जो खेल खेलते थे बच्चे, तो उनकी जो भावना होती थी, तो बचपन में जब हम खेल खेलते हैं बच्चों, तो हमारी भावना कैसी होती है? स्वार्थ रहित होती है। मतलब हमारे मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। फिर छुआछूत, अमीर गरीब, इन सब बातों का कोई स्थान नहीं होता। हमारे जो मित्र होते हैं वे गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, या हम यह नहीं मानते कि हमसे बड़ा है, छोटा है, जाति में, पैसे में, तो हम इनसे कोई ऐसी ऊंच नीच की भावना रखें। लेकिन बच्चों, क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आयु अर्थात हमारी उम्र बढ़ती है, पद मतलब अगर हम कहीं नौकरी करते हैं और हमारा पद बढ़ता है, तो इसके साथ साथ ही अभिमान और प्रदर्शन भी हम करने लग जाते हैं। अर्थात अभिमान मतलब हमारे अंदर घमंड भी आता है, और साथ ही साथ प्रदर्शन मतलब दिखावा करने की भावना भी हमारे अंदर आ जाती है, और अंदर ही अंदर हम हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, दिखावे की भावना प्रबल हो जाती है। प्रबल मतलब बहुत ही जोर लगा के हम दिखावा करने लगते हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी बचपन की जो यादें हैं उन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते। बचपन की यादें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। तो बच्चों, बचपन के ही स्मृतियों और बचपन के ही मधुरता और बचपन के ही सुंदरता को लिया हुआ यह पाठ है। दो मित्रों की कहानी है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, प्रेमचंद की इस कहानी गुली डंडा का जो सूत्रधार है, मतलब जिसके अगल बगल इर्द गिर्द यह पूरी कहानी चलती है, जिसका नाम इसमें तो नहीं खुलकर आता, तो जो कहानी का सूत्रधार है वह क्या कहता है? हमारे अंग्रेजी दा दोस्त, माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुली डंडा सब खेलों का राजा है। ठीक है, तो अंग्रेजी दा मतलब वे दोस्त होते हैं कि जिन होते तो वे भारतीय ही हैं, लेकिन जिसमें अंग्रेजीपन अधिक आ गया है। अभी कभी लड़कों को गुली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है। अच्छा, यहाँ कहानी का जो सूत्रधार है वो क्या कहते हैं कि जब भी मैं किसी को गुली डंडा खेलते हुए देखता हूं तो मेरा मन अंदर से बिल्कुल लोटपोट होने लगता है। मेरा मन करता है कि मैं इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत, न नेट की जरूरत, न थापी की। अच्छा, ये जो बड़े बड़े खेल हम खेलते हैं ना, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो इसके लिए लॉन की जरूरत होती है, कोर्ट की जरूरत होती है, नेट की जरूरत होती है। लेकिन यह जो गुली डंडा का खेल है, इसमें ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। इसमें टीम बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर दो व्यक्ति भी आ गए, एक पेड़ की टहनी काट ली और गुल्ली भी बना ली, तो खेल शुरू हो जाता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब मतलब कमी, ठीक है, विलायती मतलब विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके सारे सामान महंगे होते हैं। अगर आपको हॉकी खेलना है तो हॉकी स्टिक परचेस करोगे, हॉकी का बॉल परचेस करोगे। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट बैट, बॉल, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती, और ये सारे काफी महंगे होते हैं। किट आते हैं ना उनके बच्चों। तो लेकिन जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, 1 सैकड़ा मतलब उस वक्त का 100 रुपया, अगर 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए तो खिलाड़ियों में शुमार भी नहीं हो सकता। मतलब वो सारी चीजें आ ही नहीं सकती। यह गुली डंडा है कि बिना हर्रे फिटकिरी के चोखा रंग देता है। अच्छा, हर्रे फिटकिरी मतलब किसी भी रंग का, अर्थात किसी भी ऐसे दिखावे का इसमें कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी महंगी चीज की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। चोखा मतलब चमकीला रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों में अरुचि हो गई है। हाँ, यहाँ पे सूत्रधार ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी खेलों के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि ये जो चीजें हैं
इसमें हमारी अरुचि हो, अरुचि मतलब हमारा अब इसमें मन नहीं लगता। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती थी। अच्छा, यहाँ पर सूत्रधार बताता है कि उसके स्कूल में 3-4 रुपए सालाना किस लिए ली जाती थी? खेलने की फीस ली जाती थी। तो बच्चों आप अब ये इस समय से मत इसको तुलना करिएगा, ये बहुत पहले कहानी लिखी जा चुकी है, तब 1 रुपया भी बहुत होता था। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। अच्छा, तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि देखिए धन अर्थात जिसके पास पैसा है वही अंग्रेजी खेल खेल सकता है, आज से नहीं शुरू से ही। लेकिन स्कूल को ऐसे भी खेल खिलाने चाहिए जो 2 कौड़ी में, जिनका कोई दाम ही नहीं है, वो आराम से खेले जा सकते हैं। गरीब लड़कों के सिर क्यों हम व्यसन मरते हो? मतलब गरीब, ये कहते हैं कि भाई गरीब जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन है जो इतने पैसे नहीं दे सकते, तो उनपे अंग्रेजी खेलों को मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या हुआ? क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि भाई गिल्ली नहीं खेल सकते क्योंकि जो गिल्ली होती है वो काफी पैनी होती है। पैनी मतलब थोड़ी वो नुकीली सी, तो उसे आंखों में चोट लगने का भय रहता है। तो सूत्रधार कहता है कि तो क्या क्रिकेट से सिर नहीं फूट सकता, तिल्ली फट सकती है, टांगे टूट सकती है, इसका भी तो भय रहता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे माथे पर गुल्ली के लगने का अगर निशान भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर किसी और को किसी भी, अगर मेरा अंग्रेजी दोस्त है, अंग्रेजी दा दोस्त मतलब जो भारतीय है लेकिन उसमें अंग्रेजीपन ज्यादा है, तो अगर उसे भी किसी बड़े महंगे खेल का अगर चोट है तो वो बदल दे मेरे से। खैर, अपनी अपनी रुचि है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, सब अपना अपना रुचि है। रुचि मतलब हमारा इंटरेस्ट। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी। अच्छा, वो कहते हैं कि सब, अच्छा आप बच्चों, आप लोगों ने भी जो, खैर अभी तो आप लोग छोटे ही हैं, लेकिन हाँ इसके पहले जब आप स्कूल नहीं आते थे, आपने दोस्तों के साथ स्कूल के खेलों से अलग जो खेल खेलते हैं उसकी याद बहुत आती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर सूत्रधार क्या कहता है कि भाई मेरा तो सबसे पसंदीदा खेल क्या है? गुल्ली है, और मेरे बचपन की मीठी स्मृतियों मतलब अच्छी यादों में गुल्ली सबसे अच्छी याद है। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वे लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूआछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन के अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि उनको कौन सी यादें आती हैं कि सुबह सवेरे ये लोग क्या करते थे? गुल्ली खेलने के लिए घर से निकल जाते थे। कोई पेड़ों पे चढ़ता था, टहनियां काटता था, गुल्ली डंडे बनाता था। उत्साह मतलब वह खुशी, वह एकदम जोश भरा रहता था, लगन था। ठीक है, फिर सारे खिलाड़ी जो है सुबह सवेरे अपने घरों से निकल आते थे और जमघट मतलब जमावड़ा लगाते थे। पदना पदाना मतलब खेल का वो नियम होता था, एक डंडे से गुल्ली पर प्रहार करता था, एक उसको पकड़ता था, तो इसमें हार और जीत का एक सिलसिला सा बना रहता था। वे लड़ाई झगड़े, उसमें लड़ाई झगड़े भी होते थे, जब कोई अपनी गलती नहीं मानता था तो लड़ाई झगड़े भी होते थे। लेकिन सबका स्वभाव कैसा होता था? सरल होता था। छुआछूत अमीर गरीब का तो भेद ही नहीं था। अच्छा, यह खेल भी ऐसा था कि इसमें अमीराना मतलब अमीरों के जो चोंचले हैं, प्रदर्शन है, प्रदर्शन मतलब दिखावा या घमंड, इन सब चीजों की कोई गुंजाइश मतलब कोई स्थान नहीं था। अच्छा, हम यह भूलते कब थे? जब घर वाले हम पर बिगड़ने लगते थे। जैसे पिताजी हैं वह खाने बैठे हैं और रोटियों पर अपना क्रोध कर रहे हैं, अम्मा जो है वो दौड़कर द्वार तक जाती है, लेकिन क्या करती है? वो जोर जोर से आवाज लगाती है कि भाई आओ, खाने का समय हो गया, सुबह से घर से निकले हुए हो, टाइम से आओ। ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या था? यहाँ पर क्या लिखते हैं वो कि लेकिन मेरा क्या, मैं तो पदाने में मस्त हूं, ना नहाने की सुधि है, ना खाने की गुल्ली है, तो जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। वो कहते हैं कि चाहे पिताजी बिगड़े, चाहे माँ चौके से द्वार तक आकर चिल्लाए, मुझे तो किसी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो क्या, खेलने में मस्त रहता था। मुझे उस वक्त दुनिया की सभी मिठाइयों की मिठास जो है वो गुल्ली में ही आती थी, और तमाशे मतलब जो भी कार्यक्रम होते हैं हंसी खेल कूद के, ठीक है, तो उसका जो सबसे जितना आनंद होता था मुझे तो उस गुल्ली के खेल में ही आता था।
अच्छा, अब आगे सूत्रधार बताता है कि मेरे हमजोलियों में एक लड़का था जिसका नाम गया था। अच्छा, हमजोलियों मतलब दोस्तों में, तो उसका नाम क्या था बच्चों? गया। मुझसे 2-3 साल बड़ा था, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां थी उसकी, बंदरों की सी चपलता। चपलता मतलब उछल कूद, जैसे बंदर कितने फुर्तीले होते तो वैसी फुर्तीला था। वही झल्लाहट, झल्लाहट मतलब वैसा सा ही गुस्सा। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। हाँ, जैसे अगर छिपकली कीड़ों को देख लेती है दीवारों पर तो जैसे उस पर झपट पड़ती है, वैसे ही वो गुल्ली पर झपट जाता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था। अच्छा, अब यहाँ पर सूत्रधार यह भी बता रहे कि उसे यह भी नहीं पता कि उस गया नाम के लड़के की कोई माँ बाप थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, लेकिन वह इनकी दोस्तों में वो था जिसके साथ ये गुल्ली खेलते थे और इनको बड़ा आनंद आता था। उसके घर का और उसके माँ बाप का सूत्रधार को कोई पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो क्या कहता था कि यह जो दोस्त था, गया जो था, ये इनके गुल्ली क्लब का चैंपियन था। मतलब इसके समान गुल्ली, इसके जैसा अच्छा गुल्ली कोई नहीं खेलता था। जिस तरफ वह जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका स्वागत करते थे और उसे अपना गुइया बना लेते थे। गुइया मतलब अपने टीम में उसको रख लेते थे और बहुत खुश हो जाते थे। और हमें पता था कि वो सबसे अच्छा खेलता है, तो सभी उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते थे कि ये आ गया, ठीक है। अब क्या था, एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। यह सूत्रधार बताते हैं कि एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहा था। अच्छा बच्चों, मैं बार बार सूत्रधार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो ये पूरी कहानी जो है वो सूत्रधार ही याद कर रहा है और कह रहा है, और लेखक इसको लिख रहे हैं, लेकिन इसका नाम अब तक, जो ये सारी बातें कह रहा है उसका नाम अब तक तो खुल के नहीं आया है ना, और पूरी कहानी में भी इनका नाम नहीं है। तो जो कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है और उसका नाम नहीं होता है, लेखक सिर्फ उसके द्वारा हमें संदेश देते हैं, तो उसे हम कहानी का सूत्रधार कहते हैं, ठीक है। तो आप सूत्रधार इसका नाम मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दिन बताता है सूत्रधार कि एक दिन क्या होता है, गया और मैं दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात थी। विचित्र मतलब अजीब सी बात थी कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता था। अच्छा हाँ, पदाना मतलब दूसरों को हराना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बारी अपने हारने की आती थी तो वो अखरने लगता था। मैंने गला छुड़ाने की सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। इसका मतलब होता है बच्चों, क्षम्य मतलब क्षमा कर देना, शास्त्र विहित का मतलब होता है, शास्त्र विहित मतलब शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, क्षम्य है। लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अच्छा, सूत्रधार हारना नहीं चाहते थे और वो हर तरीके का प्रयत्न करते थे कि गया को हरा दे, लेकिन गया तो बिल्कुल खेलने में अव्वल, वो कहाँ इनको छोड़ता था, ठीक है। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ और मैं घर की ओर भागा, ठीक है। और अनुनय विनय मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट मतलब क्या कह सकते हैं आप, प्रार्थना करता है, अनुनय करता है, विनय करता है कि भाई दया दिखाओ, लेकिन गया जो है कोई दया नहीं दिखाता। तो क्या होता है, सूत्रधार अपनी घर की ओर भागने लगता है। गया क्या करता है, जब यह देखता है तो दौड़कर पकड़ लेता है और डंडा तान कर कहता है, क्या कहता है, मेरा दाव देख कर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर में भागे जाते हो। अच्छा, कहता है कि मेरा भी तो दाव देखो, और पदाया मतलब मुझे तो हराया तुमने बड़ा बहादुर बन के, लेकिन जब खुद की बारी आई तो तुम भागे जा रहे हो। तुम दिन भर पदाओ, मैं क्या दिन भर पदता रहूं। अच्छा, अब यहाँ सूत्रधार कहता है तुम तो दिन भर पदाओगे, तुम्हारे हाथ में डंडा आ गया तो क्या मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। अच्छा, गया कहता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कहता है कि ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। तो कहता है कि हाँ, मेरे दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो फिर सूत्रधार कहता है मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं। तो गया कहता है हाँ तुम मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो तुम। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है तो दाव जरूर लेंगे। अच्छा, वो कहता है कि क्या तुम दिल लगी मतलब मजाक कर रहे हो यहाँ पर, जब मैंने तुमको दाव दिया है तो तुम भी मुझे दाव दोगे। अच्छा, कल मैं तुम्हें अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। अच्छा, अब यहाँ पर सूत्रधार क्या कहता है, लोभ लालच का काम शुरू, कि मैंने तुमको कल अमरूद जो खिलाया था गया वापस लौटा दो। तो गया कहता है वह तो मेरे पेट में चला गया, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद।
तो कहता है अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तो तुमसे मांगने तो नहीं गया था ना, जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। क्योंकि सूत्रधार को पता था कि अगर गया ने खेलना शुरू किया तब तो वो हारता ही रहेगा, इसलिए वो क्या कहता है कि पहले जब तक तुम मेरा अमरूद ना दोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा, मैं समझता था। अच्छा, सूत्रधार को क्या लगता था कि सारा न्याय जो है, मतलब सब कुछ जो है पलड़ा मेरी तरफ भारी है, न्याय मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा, कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। अच्छा, यहाँ पर सूत्रधार को याद आता है कि हाँ, क्योंकि गया खेलने में बहुत ज्यादा अव्वल था, तो इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने स्वार्थ, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ भाव से किसी के साथ ऐसा सलूक करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, भिक्षा मतलब भीख भी तो हम गरीबों को क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमें दुआएं देंगे। ठीक है, जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का अधिकार है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेमचंद जी है वो क्या बता रहे हैं कि पैसे देकर, लोग लालच देकर, घूस देकर तो लोग खून तक पचा जाते हैं। मतलब बड़ा से बड़ा अपराध करने वाला भी पैसे देकर क्या हो जाता है बच्चों, बच जाता है। तो वो कहते हैं कि यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे, यह सरासर अन्याय था। अच्छा, क्योंकि जो सूत्रधार है वह थोड़ा अमीर है, तो वो क्या कहता है कि गया जो अमरूद मैंने उसको खिलाया वो पैसे से मैंने मोले थे, तो यह तो उसके बाप मतलब उसके पिताजी को भी नसीब नहीं होंगे। अगर वह मेरे से जिद करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। तो गया क्या करता है, इतनी बातें जब वो सोचता है सूत्रधार और कहता है तो वह उसको अपनी तरफ खींचता है और कहता है मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। अच्छा, गया कहता है कि वो अमरूद की बातें मैं नहीं जानता, दाव अगर मैंने तुमको दिया था तो तुम दाव देकर जाओ। मुझ पर न्याय का बल था, वहां न्याय पर डटा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर सूत्रधार कहता है कि भाई मैंने उसको अमरूद खिलाया था तो मेरे पास तो वो था कि मैंने उसको घूस दिया है, और वह तो अन्याय पर डटा हुआ था। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था पर वो मुझे जाने नहीं देता था। मैंने गाली दी तो उसने और कड़ी गाली दी, और गाली नहीं दो एक चाटा भी जमा दिया। अच्छा, इन्होंने गाली दी सूत्रधार ने, तो उसने एक और गाली दी और एक थप्पड़ भी लगा दिया। ठीक है, मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। अच्छा, हाँ, अस्त्र मतलब यह रोने वाला जो हथियार था इसका मुकाबला गया नहीं कर सका। भागा, वो भाग गया। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट को भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था और वह एक और नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। अच्छा, जो गया था वो नीची जाति का था और ये किसके पुत्र थे, ये थानेदार के पुत्र थे। ठीक है, वह मुझसे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। अच्छा, यहाँ सूत्रधार कहता है कि मुझे तो बड़ा अपमानजनक महसूस हुआ, मतलब मुझे लगा मेरी तो बेइज्जती हो गई, लेकिन मैंने घर पर किसी से इसकी शिकायत न की। तो ये था कहानी का पहला भाग। अब पढ़ते हैं कहानी का दूसरा भाग। अच्छा, क्योंकि ये थानेदार का लड़का था सूत्रधार इस कहानी का, तो कहता है कि पिताजी का तबादला हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया, जगह बदल दी गई उनकी। तो यह जो लड़का है वो दूसरी दुनिया को देखने की जो खुशी थी, तो वो अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का उसको दुख बिल्कुल ना हुआ। हमजोलियां मतलब अपने दोस्तों जो यहाँ दोस्त बने थे उससे बिछड़ जाने का उनको बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अच्छा, पिताजी को बड़ा दुख था क्योंकि यह बहुत पैसे कमाने की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी क्योंकि यहाँ पर जहाँ वो अभी रह रहे थे वो यहाँ पर सारी चीजें सस्ती थी। मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, मतलब इनकी माता जी का लगाव हो गया था मोहल्ले की सभी स्त्रियों से। लेकिन मैं खुशी के मारे फूला ना समाता था, लड़कों से जिट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं, आसमान से बातें करते। अच्छा, मैं तो यहाँ पर बातें उड़ा रहा था, तारीफें कर रहा था कि यहाँ जैसे घर थोड़ी है, हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर तो ऊंचे ऊंचे घर है जो आसमान से बातें करते हैं। मतलब आसमान से बातें करना तो मुहावरा है बच्चों। आसमान से बातें करने का अर्थ यहाँ पर हुआ कि मकान काफी ऊंचे ऊंचे थे। ठीक है, 3 मंजिले, 4 मंजिले, 5 मंजिले ऐसे होंगे। ठीक है, और आगे वह बताता है कि घर की तारीफ करने के बाद क्या बताता है कि पता है वहां जिस अंग्रेजी स्कूल में मैं जाऊंगा पढ़ूंगा वहां पर तो अगर मास्टर जी लड़कों को पीटते हैं, मतलब बच्चों को सजा देते हैं, तो उनको तो जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह से कितना ऊंचा उठ चुका हूँ। अच्छा, बचपन में होता है बच्चे, आप लोग भी अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर अपने दोस्तों को बताते हैं और दोस्त आंखें बड़ी कर करके और सुनते हैं तो अच्छा फील होता है ना, ऐसा लगता है अरे मैं तो सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ और मैं तो मतलब सबसे ऊपर हूँ। वैसे ही इसको भी लग रहा था कि मैं तो सबसे ऊंचा हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की यह शक्ति है जिसे हम
जिसे हम तो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे। अच्छा, क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो झूठ को सच, मतलब मिथ्या झूठ, और सत्य सत्य मतलब सच, मिथ्या को झूठ को सच बना। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी यह बता रहे हैं कि बच्चों में झूठ को सच बना लेने की शक्ति होती है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बड़े लोगों की तुलना की है कि बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे तो झूठ को सच बनाते हैं और बड़े लोग सत्य को ही मिथ्या बना लेते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों की भावनाओं को क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे इतनी स्पर्धा हो रही थी, स्पर्धा मतलब कह सकते हैं बराबरी करने का एक जो होड़ होता है, कंपटीशन, ठीक है। तो स्पर्धा हो रही थी कि वह कह रहे थे तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ हमें तो इस उजड़ गांव में ही, ग्राम मतलब गांव में ही जीना और मरना है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला इनके दोस्तों ने कि जाओ भाई तुम तो बड़े भाग्यवान हो, मतलब बहुत भाग्यशाली हो जो तुमको यहाँ से जाने का मौका मिल रहा है, हमें तो इसी गांव में जीना मरना है। अच्छा, अब यहाँ पर सूत्रधार बता रहा है कि वो चले गए, ठीक है, यहाँ गांव से चला जाता है और उसको 10-20 साल हो जाते हैं। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और वहां के डाक बंगले में ठहरा। अच्छा, क्या हो जाता है कि लेखक जी का क्या हो जाता है, जो सूत्रधार जी हैं वो चले जाते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास करते हैं और एक दिन इसी जिले का दौरा करते हुए इसी कस्बे में पहुंचते हैं और डाक बंगले में ठहरते हैं। बच्चों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आगे की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों, नमस्ते।